फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षित ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग 10th क्लास के पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें टोटल 24 चैप्टर है। 24 चैप्टर में हम लोग पहले 12 चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे हम कहते हैं कहानी। इसके 12 चैप्टर बाद पढ़ेंगे कविता। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए, तो एक बार में हम लोग लेखक परिचय देख ले रहे हैं और दूसरे बार में आपको हम पूरा कहानी समझा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो है आपका चैप्टर 1, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा। हाँ, और आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ से एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसे कौन लिखे हैं तो भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसे लिखे हैं? भीमराव अम्बेडकर। क्या है? निबंध। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप लोग क्या कहें? निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, चलिए अब आपसे पूछ सकता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पर हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। ठीक है ना, कैसे परिवार में? तो दलित परिवार में। चलिए अब उनके हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है, शिक्षा जहाँ तक की बात आई तो हम लोग आपको शिक्षा देते हैं। शिक्षा तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। किसके प्रोत्साहन से? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़े तो बड़ौदा नरेश जी के प्रोत्साहन से लंदन, और उसके बाद अमेरिका। पहले अमेरिका, उसके बाद लंदन गए। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सवाल पूछता है कि किसके प्रोत्साहन से भीमराव अम्बेडकर जी शिक्षा प्राप्ति किए थे, तो बड़ौदा नरेश जी के प्रोत्साहन से शिक्षा प्राप्ति किए थे। ठीक है ना, चलिए अब उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। हर एक किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रेरक व्यक्ति होता है। जैसे कि आपके लाइफ में आपके माता पिता होंगे, किसी के भाई बहन होते हैं, तो हर एक किसी के लाइफ में अपने किसी के गुरु होते हैं। तो इनके भी 3 प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, तो पहला इनके प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो भीमराव अम्बेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है ना, पहला महात्मा बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे। देखिए, ये 2 नंबर में भी सवाल पूछता है, 2 नंबर अंक में भी, और 5 ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। दे देगा आपको ऑप्शन में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। ऑप्शन में दे देगा, पहला ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन 2 बुद्ध, भगवान बुद्ध, ऑप्शन 3 ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी के प्रमुख रचनाएं और भाषण कौन कौन रहे। ठीक बा, आप लोग देखिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख रचनाएं और भाषण कौन कौन रहे। तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख रचनाएं कौन कौन थे। तो इनमें सबसे प्रमुख रचना हम आपको बता देते हैं। ये एकदम VVI है, एकदम इससे याद कर लीजिएगा। देयर मैकेनिज्म, हु आर सुद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है ना, ऐसे तो इनमें सभी है क्योंकि हम कम छाटे हैं। इनमें सब लोग भी, सब भी जितना भी आपको बोर्ड पे दे रहे सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख रचना कौन, तो आप क्या कहिएगा? पहला द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरा देयर मैकेनिज्म, तीसरा हु आर सुद्राज, चौथा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, पांचवा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। समझ में आ गया आपको? अब आपसे सवाल पूछा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये दूसरे भाषा में था और इसे हिंदी में रूपांतरण किया गया था। तो जैसे कि कोई भी आप लोग कहानी सुनते हैं तो कोई अंग्रेजी में स्पीच दे दिया जाता है, तो इसे हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति अनुवादित कर देता है। तो वैसे ही हिंदी में इसे रूपांतरण किए थे ललाई सिंह यादव। ठीक है ना, ललाई सिंह यादव। किसने अनुवादित किया था हिंदी में? तो ललाई सिंह यादव। बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वर्णमय 21 खंडों में प्रकाशित है। आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वर्णमय कितने खंडों में प्रकाशित है। आपका जवाब क्या होगा? 21 खंडों में। ठीक है ना, अब ये पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। तो दिसंबर 1956 दिल्ली में होता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब होता? दिसंबर 1956 में। चलिए मैं आप लोगों से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इससे बन सकता है पूछ लेता हूँ। ठीक है, फल का आपका बोलिए कि श्रम विभाजन और
जाति प्रथा को किसने लिखा है? तो आपका जवाब क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर जी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध। अब आपसे तीसरा सवाल पूछा है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। कहाँ पर हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। ठीक है, कैसे परिवार में? तो दलित परिवार में। आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकता है। अब इसमें से पूछेगा कि किसके प्रोत्साहन से शिक्षा प्राप्ति किए थे? तो बड़ौदा नरेश जी के प्रोत्साहन से शिक्षा प्राप्ति करने के लिए लंदन और अमेरिका गए थे। ठीक है ना, लंदन और अमेरिका गए थे। अब इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है ना। अब आपसे कौन सवाल पूछ सकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऐसे पूछा, द कास्ट इन इंडिया किसने लिखा है? तो भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म किसने लिखा है? भीमराव अम्बेडकर। हु वर सुधराज किसने लिखा है? तो भीमराव अम्बेडकर। एनेलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? बहुत बहुत भी क्वेश्चन है कि एनेलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? आपका जवाब क्या होगा? ललाई सिंह यादव। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 21। अब आपसे अगला सवाल पूछता है, भीमराव अम्बेडकर जी का निधन कब होता? तो 14 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। तो इससे मात्र इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कहानी का पूरा अर्थ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और समझते हैं। जैसे कि हम लोग तो कहानी का पूरा जैसे लेखक परिचय देख लेते थे, अब हम लोग और समझते हैं। तो आप लोग के मन में आता होगा कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आता होगा, आना भी चाहिए मन में। तो श्रम मतलब देखिए होता है कि मेहनत करना। मेहनत, ये श्रम नहीं कि जो लड़कियां हंस देती है, ये वाला श्रम नहीं। श्रम मतलब मेहनत करना। और विभाजन मतलब बंटवारा, किसी भी चीज का बंटवारा। जाति प्रथा मतलब जाति के हिसाब से बंटवारा करना। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को पूरा अर्थ समझाते हैं। ये जाति प्रथा, जाति प्रथा मतलब होता है कि आप तो छोटे जात के लोग हैं, आप यही काम करेंगे। आप बड़े जात के हैं तो यही काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप ठाकुर हैं, नाव है तभी ही बाल काटेंगे। आप चमार हैं तो ही आप चप्पल का ही काम करेंगे। आप यादव हैं तो आप दूध भैंस का दूध ही दुहेंगे। ठीक है, तो ये होता है जाति प्रथा। जाति प्रथा यार समाज बहुत बुरा है। पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे जाति प्रथा कम हो रहा है। ठीक है ना। तो यही है जाति प्रथा, कुछ खास नहीं है जाति प्रथा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जाति प्रथा लोग जात बहुत करता है। जाति प्रथा मैंने कि आपको आपका जात देखकर ही काम दिया जाएगा। आप इस काम को कर सकते हैं पर इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है ना। आप नाई है तब बाल काट सकते हैं, आप दूसरे कास्ट हैं तो बाल नहीं काट सकते हैं। आप कुशवाहा हैं तो आप सिर्फ खेती कर सकते हैं। तो ये होता है जाति प्रथा। जाति प्रथा तक तो ठीक था। चलिए, जाति प्रथा उतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, एक मैंने आपको तर्क बताते हैं। लेकिन श्रम विभाजन, ये इसमें भी आप जाति प्रथा लोग लगा दिए। आप कहते हैं इसमें क्यों? देखिए, आज पहले ऐसा होता था कि आप यदि है नाई है तो बाल काटेंगे, दूसरा कास्ट चाहे तो बाल नहीं काट सकता है। यदि दूसरा कास्ट चाहे, मान लीजिए आप लोग बाबू साहब कोई चाहे कि वही टीचर बनेंगे, तो हम लोग तो निठल्ले बैठे होते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम आपको तो यूट्यूब पर अपना कास्ट नहीं बता सकते हैं, पर ऐसे हम अपने नाम में लिखते हैं नीतीश कुमार। ठीक है ना। तो हम मेरा तो कुछ काम नहीं होता, मैं ऐसे ही बैठा रहता। तो यही है कि अरे आप जाति प्रथा ठीक था, लेकिन आप श्रम विभाजन में जाति प्रथा को क्यों लेते हैं? यही से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप ले लिया है जाति प्रथा। ठीक है ना, कि जाति प्रथा का श्रम दूसरा रूप ले लिया है श्रम विभाजन। समझ में आ गया? तो यही बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि श्रम विभाजन पर आप मत लाइए भाई जाति प्रथा को। जाति प्रथा ठीक है, अपने जगह पर ठीक है, लेकिन श्रम विभाजन में जाति प्रथा का कोई जगह नहीं है। आप किसी के कास्ट के अनुसार उसको काम करने को मत दीजिए। हर एक कोई को अपना अधिकार है कि आप वो काम करें। आप मान लीजिए कि आपका अधिकार नहीं कि आप पढ़कर बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS IPS बन सकते हैं। तो आप कैसे बनते? जब आपको अधिकार नहीं होता तो आप कैसे बनते? यही इस श्रम विभाजन बोलता है। पेशा निर्धारित, पेशा निर्धारित की जैसे पेशा निर्धारित का मतलब ये होता है कि आप जब हम लोग अपने माँ के घर में रहते हैं तो किसी को पता नहीं होता है कि मेरा कास्ट क्या होगा, मेरा कास्ट क्या होगा, मैं किस कास्ट में जन्म लूंगा। ये किसी का हक नहीं होता है। मैं अमीर घर में जन्म लूंगा कि मैं अमीर घर में, गरीब घर में जन्म लूंगा, किसी का अधिकार नहीं होता है।
तो माँ के गर्भ से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देता है कि हाँ आप यही काम कीजिएगा, आप यादव जी के घर में हुए तो भैंस ही दुहिएगा, आप ठाकुर के घर में आप नाई का बाल ही काटिएगा, आप आपका घर जन्म राम के घर में जैसे चमार लोग के घर में तो आप चप्पल ही सिएगा, ठीक है। तो ये होता है पेशा निर्धारित, कि पेशा आपको निर्धारित किया जाता है, आप यही काम कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं कर सकते हैं। पर अब यह खत्म हो गया है, अब ना के बराबर है, पर हल्का फुल्का अभी भी हमारे समाज में चलता है, वो हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि आप हर एक किसी को तो सुधार नहीं सकते हैं, आप हर एक किसी को अच्छा नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। यही पेशा निर्धारित, पेशा तो ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए कि अब मेरा मन है शिक्षक बनने का, आप कोई मुझे कह देगा कि आप शिक्षक नहीं बनिएगा, तो मैं मान लीजिए अब मैं जाऊंगा प्लांट में तो या मैं दूसरे काम को करूंगा, तो मैं उतना अपने एनर्जी से नहीं कर पाऊंगा जितना एनर्जी इस काम में देता हूँ, मैं इस पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में देता हूँ। मैं टालू भाव से किसी काम करूंगा, तो यह होता है कि हम अपने मन के पसंद काम नहीं करते हैं, तो हमें कोई भी काम टालो। आप मान लीजिए आपका जैसे मन है हीरो बनने का, आपको हीरो नहीं बनने दिया जा रहा है, अब आपको कल के बनाते पढ़िए तो आप पढ़ेंगे, आप उस काम को टालू भाव से करेंगे, आपके लिए वो काम बोझ की तरह हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो यही टालू भाव से, पेशा निर्धारित में आदमी टालू भाव से किसी काम को करने लगता है, समझ आ गया ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की बात है तो हिंदू धर्म में जब हम लोग कोई भी व्यक्ति जैसे हिंदू धर्म में जन्म लेता है तो वो दूसरा अपना कास्ट नहीं बताता, सिख ईसाई मुस्लिम। तो हिंदू धर्म में आप जब जन्म लेते हैं, पहले ये होता था कि आप दूसरा धर्म नहीं बता सकते थे, आपको हिंदू धर्म में जन्म ले लिया है तो हिंदू धर्म में ही मरना होगा। लेकिन अब यह चेंज हो गया, जैसे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म में जन्म लिए थे, लेकिन मरने तक वो बौद्ध धर्म अपना लिए, मरने से पहले वो बौद्ध धर्म अपना लिए। तो अब पहले ऐसा होता था कि आप हिंदू धर्म में जन्म लिए तो हिंदू धर्म में ही मरेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप हिंदू धर्म में जन्म लिए तो आप किसी भी धर्म में आप अपना सकते हैं, अपने मन से आप चेंज कर सकते हैं अपने धर्म को, ठीक है ना। चलिए इतना तक तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतने गर्मी में मेहनत करते हैं। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, तभी अपने एक दोस्त के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, जाति प्रथा। यहाँ पर ये कहते हैं कवि कि लेखक बोलो, सॉरी लेखक, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। इसकी जाति प्रथा दूसरों को काम भी ले रहा है, श्रम के साथ साथ श्रमिक, मैंने आपको काम भी कैसे करेंगे, काम कैसे नहीं करेंगे, बड़े लोग हैं तो यही काम कर सकते हैं, छोटे लोग हैं तो यही काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पेट रोजी रोटी को भी नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि इसमें तो जाति प्रथा गया, लेकिन पेट कभी भी रोटी जात देख कर नहीं खाता है। जैसे आप मान लीजिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, हॉस्पिटल में मान लीजिए कि आपको ब्लड की जरूरत है, आप हैं पांडे जी, ठीक है, और वो जो ब्लड लिए हैं वो है किसी मान लीजिए सबसे छोटे जात का है, ठीक है। तो आप उस समय पूछिएगा कि किसका ब्लड है किसका ब्लड नहीं है, आप कहिएगा अरे भाई लाओ मुझे खून दो कि मैं जिंदा रहूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें हर एक चीज में देखना चाहिए। उस समय जब उस व्यक्ति से आप जात नहीं पूछे, तो आपके शादी में आप उसके घर गए, आपको खाना दे, तो उस समय आप जात क्यों पूछते हैं। ये भीमराव अम्बेडकर जी का सवाल था कि जाति प्रथा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम खून देते समय जाति प्रथा नहीं देखते हैं, तो खाना देते समय क्यों जात उसका देखेंगे, बैठते समय क्यों जात देखें। ये मेरे तरफ से था, ठीक है। आदर्श समाज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नजर में आदर्श समाज देख लीजिए, इतना पसीना आ रहा है गर्मी में, क्या कीजिए, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आदर्श समाज क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दृष्टि में, आदर्श समाज क्या है। तो डॉक्टर भीमराव जी कहते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होना चाहिए, वही मेरे दृष्टि में स्वतंत्र समाज है, ठीक है ना। स्वतंत्रता मैंने कि हर एक किसी व्यक्ति को उसकी आज़ादी के हिसाब से, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बने, कोई सिंगर बनना चाहता है तो सिंगर बने, उससे स्वतंत्र होना चाहिए। समानता मैंने कि हर एक किसी को बराबर मानिए आप, ये नहीं कि ये मेरे कास्ट के नहीं तो मेरे साथ नहीं रह सकता है, मेरा दोस्त नहीं बन सकता। आप किसी भी धर्म के लोग को समानता दीजिए। और भाईचारा में भाई की तरफ रहना चाहिए, एक भाई की तरफ, जैसे भाई अपने भाई से जाता है तो हक करता है, मिलता है उससे, तो आप अपने भाई की तरफ लोगों के साथ रहिए, ठीक है। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आदर्श समाज क्या है, तो आप लोग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्वतंत्रता आदर्श समाज डॉक्टर भीमराव जी का दृष्टि में हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि लोकतंत्र का दूसरा नाम है
दूध और पानी के मिश्रण की तरफ। तो मान लीजिए कि आप दूध में एक बार पानी को मिला लीजिए, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि पानी को आप एक बार निकाल दीजिए, तो पानी निकलेगा। ऐसे ही होना चाहिए हमारा लोकतंत्र का दूसरा नाम, कि भाईचारा एकदम मिल कर आना चाहिए, कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह हम लोग रहे, कि कोई हमें चिन्ह ना पाए कि ये किस जात का है, वो बड़े कास्ट का है कि छोटे कास्ट का है। हमारे साथ छोटे कास्ट बड़े कास्ट कोई भी रहे तो वो माने एक हीनता के भाव से ना चले, वो हमेशा ये सोचे कि हाँ मैं एक अच्छा व्यक्ति के साथ हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो लोकतंत्र का मिश्रण कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरफ। चलिए